नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, उपद्रवियों से पूरी सख्ती से निपटने का दिया निर्देश। अयोध्या दीपोत्सव में रचनात्मक प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, निबंध, चित्रकला व कविता प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। यूपी के हर जिले में निकलेगी विकसित भारत पद यात्रा, युवा जोश से गूंजेगा एकता और स्वदेशी का संदेश। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने 5 प्रत्याशी उतारे। लखनऊ में एलपीएस की मालकिन को टिकट, पीडीए पाठशाला वाले मान सिंह को भी उतारा। अयोध्या में भीषण विस्फोट से मकान धराशायी, मलबे में दबने से 5 की मौत, विस्फोट के कारणों की जांच जारी। जौनपुर में आगजनी और तोड़फोड़, 8 साल के बालक की मौत के बाद हंगामा, मेडिकल स्टोर संचालक ने लगाई थी सुई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं आगरा की खबर से। आगरा में दोस्ती का रिश्ता एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। महज शराब को लेकर एक दोस्त ने अपने दोस्त की फावड़े से वार करके हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी दोस्त फरार हो गया, लेकिन अब पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद किया है। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के मोक्षधाम का है, जहां बीते 5 अक्टूबर को मोक्षधाम में शमशुद्दीन लहूलुहान हालत में मिला था। उसकी दोनों आंखें भी गायब थी। सूचना पर थाना पुलिस के साथ डीसीपी सिटी भी पहुंच गए थे। इलाज के लिए शमशुद्दीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी और अब इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। देखिए, 6 तारीख को थाना ताजगंज पे सूचना दी कि उसके छोटे भाई शमशुद्दीन अंसारी, जो कि एक शमशान घाट ताजगंज वहाँ पे काम करता था, उसमें पूर्व में काम करने वाले हिमांशु नाम के लड़के से उसका विवाद था और इसी रंजिश को लेकर के उसे घायल किया गया और इसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, सन मेडिकल कॉलेज। फिर वहाँ इलाज के दौरान अगले कुछ घंटों में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस क्रम में फिर हम लोगों ने मुकदमा पर संख्या 669/25 धारा 103(1) BNS थाना पर पंजीकृत किया और फिर उसके बाद इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया था। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मारी है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मारी। अभियुक्तों के पास से लूट का सामान पुलिस ने बरामद किया है। एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इको पॉइंट के समीप घटना को अंजाम दिए थे। घटनास्थल के समीप ही पुलिस ने बदमाशों को गोली मारी है। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक फरार हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारी है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मारी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मारी। अभियुक्तों के पास से लूट का सारा सामान पुलिस ने बरामद किया है और इसी के साथ एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, इको पॉइंट के समीप घटना को अंजाम दिए थे और पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मारी है। घटनास्थल के समीप ही पुलिस ने बदमाशों को गोली मारी। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक फरार हुआ है। तो अभियुक्तों के पास से लूट का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। 8 तारीख को रात्रि में वादी अजीत ने थाना रॉबर्ट्सगंज में आकर के ये सूचना दी थी कि वह और उनकी एक रिश्तेदार जो साथ में दवाई लेने के लिए जा रहे थे, लौटते समय वे यहाँ थाना रॉबर्ट्सगंज में मौजूद टोल प्लाजा के पीछे एक शौच करने के लिए रुके थे। जब उन्होंने देखा कि पीछे से 4-5 लड़के आते हैं और उनके साथ मारपीट तथा लूटपाट करके चले जाते हैं। इसमें महिला ने यह भी बताया था कि उनके साथ छेड़खानी करने का उन लड़कों ने प्रयास भी किया था। इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए थाना रॉबर्ट्सगंज प्रभारी और महिला थाना प्रभारी एसओजी सीओ सिटी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के हजरतपुर गांव स्थित सहकारी समिति के गोदाम से सुबह से किसानों की भारी भीड़ जुट गई।
भारी भीड़ के मद्देनजर अधिकारियों को पुलिस की पहरेदारी में डीएपी की बिक्री कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक गोदाम में डीएपी की उपलब्धता की जानकारी मिलते ही सुबह 6 बजे से हजरतपुर गांव स्थित सरकारी गोदाम पर किसानों का जुटना शुरू हो गया। विभागीय कर्मचारियों ड्यूटी पर पहुंचते ही गोदाम में जुटी भीड़ की जानकारी अधिकारियों को दी। किसानों की भारी भीड़ की जानकारी पाकर अधिकारियों ने मौके पर पुलिस तैनात करने का फैसला किया। इसलिए सहकारी समिति के सचिव ने थाना पुलिस को बुलाकर खाद्य वितरण का काम शुरू किया। इसी दौरान उम्मीदों के साथ गोदाम पहुंचने वाले सभी किसानों को डीएपी नहीं मिल सकी। इससे किसानों में जबरदस्त नाराजगी व्याप्त रही। उन्होंने बातचीत के दौरान आक्रोश जताते हुए कहा कि कृषि मंत्री सहित मुख्यमंत्री किसानों को मांग पर जरूरत के मुताबिक डीएपी उपलब्ध होने का दावा नहीं करते, थक रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि खाद के लिए दर-दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। क्या लेने आई थी यहाँ पे? अच्छा, मिल गई? एक कट्टा मिली है। अच्छा, जरूरत कितनी की आपको? 25 बीघा। अच्छा, डीएपी नहीं मिल पाई, किस तरह की परेशानी आ रही है? आलू की खेती करना है, ये कट्टा के तो सुबह की आई हुई है? डीएपी तो समस्या इतनी तरह की आ रही है कि डीएपी तो ऐसा समझ लो था बादाम। डीएपी को किसान इतना परेशान है, पूरे दिन लगोरे खड़ोरे है और फिर शाम को खाली चलो जाए। इस सरकार में तो डीएपी मिलो ना यूरिया मिलो, किसान को कभी पेट भर के मिलो ही ना है। समस्या ये है जी कि डाई ना मिल पा रही टाइम से। कई बार हम गाड़ी आई और कई बार बट गई, लेकिन मैं मेंबर हूँ इस सोसाइटी पे, लेकिन मैं सुबह से खड़ा हूँ, लगभग 6 बजे का आया हुआ, लेकिन मुझे अभी तक डाई नहीं मिली। डीएपी लेने आया सवेरे को 6 बजे का आया हुआ हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया, भूख और लग रही है तगड़ी। अच्छा, इसी तरह की समस्या आ रही है? समस्या पूरी आ रही है। अधिकारी और सरकार तो ये कह रही है किसानों को हमने डीएपी भरपूर मात्रा में सरकार कह रही है, इस सरकार ने क्या करो, अभी कुछ ना करो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं शिकारपुर तहसील क्षेत्र के हजरतपुर गांव को लेकर। देखिए, लगातार किसानों को डीएपी की कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा समस्या है। और देखिए, हजरतपुर गोदाम पे हम खड़े, देखिए मेरे कैमरे में तस्वीर दिखाएं, ये सहकारी समिति गोदाम है। लगातार देखा जा रहा है, सुबह से लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। लगातार देखिए किसानों की समस्या, कैमरा में तस्वीर दिखाएं, लगातार देख सकते हैं डीएपी को लेकर किसानों में लगातार धक्का मुक्की की जा रही है। लगातार किसान परेशान। किसानों का कहना है सुबह से यहाँ 6 बजे से लाइन में लगे हुए, लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है। देखिए मेरे साथ एक दादा मौजूद है, हम उनसे बात करें। हाँ दादा, किस तरह की समस्या आ रही है? सर, मैं हार्ट का मरीज हूँ और मैं पुराना मेंबर हूँ सन 11 से, और मेरे पिताजी भी मेंबर रह चुके हैं। ऐसी समस्या कभी नहीं आई जो इस प्रशासन में आ रही है, और मेरे आंसू अंदर के बाहर जाने की बजाय अंदर आ रहे हैं। तो मैं हैगा किसी तरह से इस तरह से डीएपी नहीं बढ़नी चाहिए, जैसे पुराने मेंबरों को बढ़ती थी इसी तरह से बढ़े। कितने बजे से खड़े हो? मैं आया 6 बजे को जी, 6 बजे से लोगों भाव यहाँ चाय पी रहा हूँ खाली बस सवेर से। और धक्का मुक्की में देखो मेरा ऑपरेशन मरीज हो जगह तुम धक्का मुक्की में सारो। अरे डीएपी नहीं मिली? डीएपी मिली ना, एक बार सरगमा है, सरगमा से वापस कर दो, सरगमा मार्टिन ने और यहाँ कराऊँ पिंजरा के। और इन्हें कर्ज हो तो कदम दे होते 100 साथियों कर्ज खाए दो गाँव में। किसान परेशान है। हाँ, सोसाइटी की डीएपी नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली, ना मिली। 4-5 बार बट गई, एक बार भी नहीं मिली। आप सुबह से खड़े जी। डीएपी के लेकर किस तरह की परेशानी है? सारी परेशानी है, परेशानी क्या है? अब दिख रही है तुम चलना रहे हो। देखिए, लगातार देख सकते हैं किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का कहना है सुबह से लाइन में खड़े होने के बाद भी डीएपी नहीं मिल पा रही है और किसान बहुत परेशान है। अब देखना यह होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अधिकारी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जनपद में डीएपी की किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ किसान पूरी तरह से परेशान है। किसान सुबह से लाइन में खड़ा हुआ भूखा प्यासा पड़ा है, लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार किसानों की समस्या को लेकर कितनी जल्दी निर्णय लेती है कि किसानों को डीएपी उपलब्ध होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल किसान डीएपी को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी है। अनिल मीना, केंद्रीय इंडिया, बुलंदशहर।
और अब खबर जौनपुर से है, जहां मीरगंज थाना क्षेत्र के मोल्लापुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब कुख्यात अपराधी करण चौहान ने अपने ही पड़ोसी पर पुरानी रंजिश के चलते गोली चला दी। घायल पड़ोसी को तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि करण चौहान हाल ही में जेल से छूटकर आया था और क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के लिए इसी तरह की अपराधी हरकतें कर रहा है। घटना की सूचना ही मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपी करण चौहान पर पहले से भी कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इलाके में कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। और उसके गांव के उद्घाटन के लिए उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। उनके अलावा और भी उत्तर प्रदेश में उन्नाव में, रायबरेली में कई गांव दिए थे मैंने। 24 घंटे बिजली। अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारी जेब में कुछ ले जाओ जो कर सकते हो तो। अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी करेंगे हम। और ये हम पत्र लिखेंगे, देंगे बिजली मंत्री करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, पत्र लिखेंगे। सर बिहार की डेट आ गई। एक गांव जो आपने बताया है, चौधरी साहब आप गांव लेना, मैं लिखूंगा पत्र। हाँ मुझे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पत्र। हाँ करवा देंगे सर। बिहार की इलेक्शन की डेट, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम यूपी में चाहते हैं कि एक ही फेज में पूरा इलेक्शन हो जाए। से है, जहां हाल ही में कानपुर में हुए विस्फोटक हादसे के बाद उन्नाव पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फायर सीएफओ अनूप सिंह ने बताया कि कानपुर के ब्लास्ट की घटना को देखते हुए कप्तान के दिशा निर्देशन में और समय समय पर निर्देशों के अनुसार उन्नाव में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस और प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी के तहत उन क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है जहां अवैध या असुरक्षित पटाखों की बिक्री हो रही है। एसएचओ और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार चेकिंग और अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि ये अभियान न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि लोगों को संभावित हादसों से बचाने के लिए भी है। सीएफओ अनूप सिंह ने बताया कि हाल ही में शहर के आतिशबाजी मार्केट की जांच के दौरान पाया गया कि कई पटाखों में सुरक्षा पिन सही ढंग से नहीं लगी थी। इससे जोखिम था कि इमरजेंसी में ये पटाखे सुरक्षित रूप से काम नहीं करेंगे। ये जो अभी हाल ही में एक कानपुर का इंसिडेंट हुआ है, तो कप्तान साहब के दिशा निर्देशन में और उनके द्वारा समय समय पर भी किया जाता है। संयुक्त रूप से एक अभियान के तौर पर इसको चलाया जाए। पटाखा जहाँ सेल हो रहा है या बिक्री हो रही है आसपास के देहात में, उन पर जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। उसी के दृष्टिगत लगातार हमारे द्वारा संयुक्त रूप से जो है एसएचओज और जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती और योगी सरकार की सराहना करने के सवाल पर मायावती के कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए बहन मायावती ने 100% सही बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सब समझ चुके हैं कि सपा जब जब सत्ता में आती है, गुंडे बदमाशों के हौसले के साथ गुंडई बदमाशी भी बढ़ जाती है। ठेठ कन्नौजी भाषा को इस्तेमाल करते हुए उप मुख्यमंत्री ने हाथ से इशारा करते हुए दावा किया कि मौजूदा समय में गुंडे माफियाओं की लुपुर करती है। वहीं दावा किया कि साल 2017 से पहले शाम होते ही माताओं बहनों का घर से निकलना मुश्किल होता था। मायावती ने बयान दिया है कि वो भाजपा की है। देखिए आदरणीय बहन जी ने लगातार प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम किया है और आप सब जानते हैं बहन जी जो बोलती है सही बोलती है। और हम सब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही है, गुंडे बदमाश माफिया नीचे लफंगे पड़े हैं। और मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, सब लोग निर्भीकता के साथ कमल के साथ खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो। आज 9 अक्टूबर को 7 साल पहले मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी स्वर्गवास हुआ। इस अवसर पे हम सब आज एकत्रित हैं। हम आभारी हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी का, जिन्होंने इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने की कृपा की। आज इस अवसर पे समाज कल्याण विभाग की तरफ से खैरनगर गांव, जो मेरा पैतृक गांव है, मेरे पिताजी जहां खेले पले बढ़े, वहां पे स्थानीय परिवारों को ताकत देने के लिए
आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद जनपद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी पर आज दोपहर एक प्राइवेट कंपनी का जेट विमान उड़ान भरते समय रनवे से फिसलकर झाड़ियों में जा घुसा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर रजनीकांत, सीओ फायर ब्रिगेड और प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ये विमान ग्राम खिमसेरपुर पर लगे बियर प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल वापस ले जाने वाला था। जेट में सवार डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा, डीपीओ राकेश टीकू, पायलट कैप्टन नसीब बामल और प्रतीक फर्नाडीज हादसे के बाद 4 पहिया वाहन से रवाना हुए। सही बात है, ये प्राइवेट जेट 6 सीटर कल यहाँ सामने आया था। आपको पता है विकसित भारत के संदर्भ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हुए यहाँ 570 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टर आए हुए हैं। वो अपने काम वगैरह उनके चल रहे हैं, उसको फंक्शन कराने के लिए उसी में आए हुए थे लोग। आज चेकअप करते समय छोटी सी दिक्कत हुई। पायलट की जो कारण है वो अपने जो स्ट्रिप है स्ट्रिप से फिसल गया। के मेस्टन रोड की मिश्री बाजार में हुए ब्लास्ट के बाद सही बात है, ये प्राइवेट जेट। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के मेस्टन रोड में बनी मिस्ट्री मार्केट में हुए विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है और लगातार कई टीमों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण पर ज्वाइंट कमिश्नर से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने खास बातचीत की है। इस दौरान बताया गया कि शहर के कई क्षेत्रों में जानकारी मिल रही है, वहां पर टीमें भेजकर चेकिंग कार्रवाई भी की जा रही है। कानपुर के मेस्टन रोड की मिश्री बाजार में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बताने के लिए ज्वाइंट सीपी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, विस्फोट हो चुका है, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है? वहाँ पर हम लोगों ने सर्च किया है। दुकानों में अवैध रूप से पटाखा बेचने की बात आई थी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि एक गत्ते का गत्ता रखा जिसमें से विस्फोट इनिशिएट होना दिखाई पड़ रहा है। तो दुकानदार आसपास की दुकानों में चेक किया गया तो हमें पटाखे मिले, वो हमने सीज कर दिए हैं। 12 लोग हमारी गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ करी जा रही है। जो आदमी गोदाम को ऑपरेट कर रहा था उसको भी हमारी गिरफ्त में लेकर पूछताछ किया गया है। बाहर की एजेंसी भी जांच कर रही है। और स्कूटी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अभी इंजर्ड है, वो सबसे करीब था ब्लास्ट के। उसका स्टेटमेंट हम लोग अभी ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और एक और जो गाड़ी जो वहाँ पाई गई थी जो डैमेज थी, जिसमें कि तथाकथित रूप से बताया जा रहा है कि चोरी की थी, उसकी भी पुष्टि हो गई। गाड़ी चोरी की थी, उसकी FIR 2023 में लिखी है, लेकिन उसको कौन चला रहा था उसके लिए हम लोग वीडियो फुटेज अभी खंगाल रहे हैं। पुलिस के ऊपर भी करी गई है, वो किस तरीके की कार्रवाई रही? पुलिस चौकी और जबरा मोबाइल और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बीट के, उनको निलंबित कर दिया गया क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है जिससे कि पूरी वहाँ की जान का खतरा हो सकता है। और ACP जिनकी जिम्मेदारी थी पर्यवेक्षण की, उनको भी हटा दिया गया। दुकानों का ताला तोड़कर भी चेकिंग करा गया था, वहाँ पर कुछ बरामद हुआ है? देखिए, ताला इसलिए तोड़ना पड़ा, हम लोगों ने बहुत देर तक अनाउंस किया कि जो दुकानदार हैं उनके घर ठीक ऊपर बने हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो गवाहों के प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करा के ताला खुला है। जिन दुकानों में क्लियर था उसको उन्होंने बंद कर दिया है और ओनर को चाबी दे दी है। और उसके अलावा जो जिसमें पाए गए हैं ताकि दो जगह पे उनको सीज कर दिया गया है और उसकी FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। विस्फोट होने के बाद अब किस तरीके का अभियान चला रहे हैं, क्योंकि कानपुर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर पटाखे का कारोबार होता है, पटाखे रखे जाते हैं अवैध रूप से, तो उन पर क्या अभियान चलाएंगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि जिसको ये व्यवसाय करना है वो निर्धारित रूप से जो प्रक्रिया उसका पालन करें, लाइसेंस लेके करें। घने क्षेत्र में बिल्कुल अलाउड नहीं बेचना और इससे दूसरों का ही और अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। और बाकी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह के पटाखे रखेंगे वहाँ हम दबिश करेंगे और सीज करेंगे और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। फजलगंज में भी आपकी टीम पहुंची थी, वहाँ पर भी चेकिंग कराए, वहाँ पर क्या कुछ मिला है? फजलगंज में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी लगभग 100 बड़े पैकेट्स भर के पटाखे मिले गोदाम में। वहाँ सुमित हमारे ACP उन्होंने रेड डाली है और वो बता रहे हैं कि अभी ये सर्च अभी चल रही, हो सकता है कि और बरामद की। कितनी टीमें वगैरह लगाई गई हैं अभियान? टीमें देखिए कई पे काम कर रही हैं। एक तो टीम तो पहले हमारी घायलों का इलाज कराने में लगी हुई है, एक टीम वहाँ पर गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा कर रही है, बाकी जो गिरफ्तारी जिनकी करनी उसमें लगी है। एक आदमी इंट्रोगेशन कर रहा है, कुछ FIR लिखवा रहे हैं
और जो बाहर से जांच एजेंसियां आई हैं उनका सहयोग भी कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार जी, जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि कोई भी अगर पटाखों का कारोबार कर रहा है तो बिना लाइसेंस के ना करें और अपने आप को और सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस तरीके का बिजनेस करें। कानपुर से टे न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगामी त्योहारों से पूर्व नोएडा का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने जनपद में विशेष अभियान चलाया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। टीमों का गठन कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई जगह पर छापेमारी की गई। नोएडा के सेक्टर 115 में स्थित दुकान से दूषित मिठाई बरामद हुई है। अधिकारियों द्वारा करीब 1100 किलो मिठाई को मौके पर ही नष्ट किया गया। ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई करते हुए 38 किलो नमकीन नष्ट की गई और साथ ही सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रायबरेली में करवा चौथ पर्व को लेकर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखने की तैयारी में जुटी हुई हैं। बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हाथों में करवा चौथ, चांद और पानी पिलाते पति पत्नी की आकृति वाली मेहंदी की मांग बढ़ी है। महिलाएं 16 श्रृंगार में व्यस्त हैं और पर्व को लेकर उत्साहित हैं। के न्यूज़ के रिपोर्टर ने मेहंदी लगवाने आई महिलाओं से बातचीत कर उनके अनुभव भी साझा किए। कल करवा चौथ का व्रत है। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कल निर्जला व्रत रखेंगी। इसको लेकर के रायबरेली जिले के जो भी बाजार हैं वो गुलजार देखने को मिल रहे हैं और बाजारों में काफी खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।